नमस्कार बंधुओं, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका साथी उपस्थित हूं आप लोगों के बीच और एक नया मॉडल पेपर लेकर। जैसा कि आपको पता है, थंबनेल देखकर आपने जज कर लिया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं पशु परिचारक भर्ती मॉडल पेपर नंबर 2। आपको डेली में मॉडल पेपर के 15 से 20 क्वेश्चन यहाँ जो आपको दिख रहे हैं वो साथ में उनके साथ रिलेट करता हुआ उनकी सारी कहानी आप लोगों तक पहुंचा देता हूं। चाहे क्वेश्चन कहीं से बने, चाहे क्वेश्चन डीपली बने, चाहे जीरो बेस से बने, आपका आंसर आसानी से ठीक हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं सभी की कहानियां हमारे पास होती है, सभी की कहानियां आप लोगों को समझा कर ही उसके बाद ही नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। तो शुरुआत करेंगे आज के इस सेशन की। आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन ये है कि जो भी मेरा साथी चैनल पर नया है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन ऑन करें। आप लोगों का दोस्त, आप लोगों का होस्ट, आप लोगों के लिए निरंतर मेहनत के बाद ये डाटा कलेक्शन करके ये वो क्वेश्चन साथियों मैं आप लोगों के बोर्ड पे दिखा रहा हूँ जो एक क्वेश्चन एग्जाम में एक बार नहीं पांच बार छप चुके हैं और आगे भी पूर्ण संभावनाएं हैं छपने की। तो शुरुआत कर दें आज के इस सेशन की, अगर आप लोगों की अनुमति हो तो। आइए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। आइए दोस्तों, यहाँ से बात करेंगे, अपन चलेंगे बैक साइड से क्योंकि ये मैंने जगह छोड़ी है, यहाँ से समझाता हुआ चलूंगा। सबसे पहले बात करेंगे कि हम बात करें तमीसो कांड। तमीसो कांड कब घटित हुआ। अब आप लोगों को यही नहीं पता कि तमीसो कांड था क्या, तो फिर मुझे लगता है कि इसका मैं आंसर ही बता दूंगा आप लोगों को तो आपको याद नहीं रहेगा। तमीसो कांड की पहले थोड़ी सी कहानी मैं आप लोगों को सुना देता हूँ कि कांड कब हुआ। बात करेंगे अप्रैल 1947, बात करेंगे अब अप्रैल 1947। धौलपुर प्रजामंडल जो था उसमें एक सार्वजनिक सभा चल रही थी एक नीम के पेड़ के नीचे। धौलपुर प्रजामंडल में एक सार्वजनिक सभा चल रही थी नीम के पेड़ के नीचे। बात कर रहे हैं अप्रैल 1947 की, ठीक है। बात कब की कर रहा हूं, सबसे पहले ध्यान रखिए तमीसो कांड किस रियासत से संबंधित था, तो किस प्रजामंडल से, तो आपको आंसर लगाना है धौलपुर प्रजामंडल। ओके, उसके बाद बात करेंगे कि एक सार्वजनिक सभा चल रही थी अप्रैल 1947, अप्रैल 1947। इसमें क्या हुआ कि वहां के जो शासक थे, सॉरी वहां की जो जनता थी, उन्होंने क्या किया, एक तिरंगा 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 क्या किया, एक नीम के पेड़ की जो सभा चल रही थी उस नीम के पेड़ के ऊपर लटका दिया और तिरंगा लहराने लगा। वहां के उस टाइम तक देश आजाद नहीं हुआ था, अंग्रेजों का गुलाम था। आजादी मिली अगस्त में जाकर, ये बात हम अप्रैल की कर रहे हैं। तो वहां पुलिस आती है, पुलिस आकर क्या करती है, वहां पे गोलियां चला देती है। गोलियां चलाने से गोलियां क्यों चलाती है कि पुलिस उस झंडे को, तिरंगे को उतारना चाहती है और गोलियां चलाती है। गोलियों में क्या होता है, एक छतर सिंह परमार, एक पंचम सिंह कछुआ। एक छतर सिंह परमार, छतर सिंह छतर सिंह परमार और एक पंचम सिंह कछुआ, पंचम सिंह कछुआ। ये होता क्या है, छतर सिंह परमार और पंचम सिंह कछुआ दोनों को गोली लग जाती है और दोनों शहीद हो जाते हैं, लेकिन फिर भी तिरंगा उतरने नहीं देती है वहां की जनता। और इसी कांड को कहा गया तमीसो कांड। क्या कहा गया, तमीसो कांड। अब इसका आंसर आपको मिल गया होगा अप्रैल 1947, लेकिन मैं आपको एग्जैक्ट इसका टाइम बताऊं तो ये टाइम था साथी 11 अप्रैल। क्या था, 11 अप्रैल। यानी कि आज भी अप्रैल का महीना चल रहा है और आज तारीख आप लोगों को पता है 10, यानी कल की घटना थी। कब, 1947, 11 अप्रैल 1947। उम्मीद है तमीसो कांड अच्छे से समझ में आ गया होगा। धौलपुर प्रजामंडल वाले क्या कर दिया था, नीम के पेड़ में एक सार्वजनिक सभा कर रहे थे जिसमें उन्होंने क्या किया कि तिरंगा फहराया, तिरंगा फहराया। तिरंगा फहराने के बाद जब उन्होंने नींव के पेड़ के नीचे तिरंगा फहराया तो साथियों वहां पे पुलिस पहुंच जाती है और पुलिस पहुंच जाने के बाद छतर सिंह परमार और पंचम सिंह परमार की कछुआ की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, शहीद हो जाते हैं ये। और लेकिन तिरंगा फिर भी नहीं उतरने दिया जाता। इसी कांड को कहते हैं तमीसो कांड। 11 अप्रैल 1947 को हुआ। एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। डंकेरी चोट सूर्ण प्रजामंडल युगीन गीत की रचयिता। एक ये एग्जाम में बार बार है डबल स्टार क्वेश्चन। डंकेरी चोट सुन, डंकेरी चोट सुन प्रजामंडल युगीन गीत के रचयिता कौन थे। सवाल आता है कि डंके की चोट
डंके की चोट से रिलेटेड आपको लेके सवाल है कि डंके की चोट सुने ये गीत है और ये गीत किसने लिखा, तो आपको आंसर बिना देखे आंख बंद करके लगा देना है, जय नारायण व्यास, शेर राजस्थान, जय नारायण व्यास। ये आपको ध्यान, शेर राजस्थान की उपाधि जय नारायण व्यास के पास थी, और ये ध्यान रखें ये युगिन गीत जो था डंके की चोट सुन, ये जय नारायण व्यास से रिलेटेड था और जोधपुर प्रजामंडल से रिलेटेड था। ये तो इतना ध्यान रखें, ये जोधपुर प्रजामंडल से रिलेटेड था। मेवाड़ राज्य का संविधान किसने तैयार किया? देखो मैं पहले बता दूं आपको, पहले भारत देश नहीं था, पहले बहुत से देश थे, जयपुर देश, जोधपुर देश, उदयपुर देश, बीकानेर देश, जालोर देश, रियासतें थी बूंदी, टोंक, कोटा, बूंदी, झालावाड़, ये सब रियासतें अपने आप में देश थी। मेवाड़ भी एक रियासत थी, वर्तमान में उदयपुर है। मेवाड़ राज्य का संविधान, पहले भी संविधान से ही चलता था राज्य, तो संविधान लिखा हुआ था, लेकिन वो संविधान जो लिखने वाले थे वो थे के एम मुंशी। अब के एम मुंशी के बारे में थोड़ा आपको पता होना चाहिए। राजस्थान का एकीकरण हुआ, राजस्थान के एकीकरण के समय पहला जो संघ था, या 7 चरणों पर हो, पहला जो चरण था मत्स्य संघ। मत्स्य संघ में मत्स्य संघ का नाम जो मत्स्य रखा गया वो के एम मुंशी के निर्देशन से रखा गया था। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है कि मत्स्य संघ का नाम मत्स्य किसके कहने पर रखा गया, तो उसका आंसर भी क्या रहने वाला है, के एम मुंशी। साथियों इतना हो गया, 3 सवाल आपको मैंने अच्छे से समझा दिए हैं। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना, जिसको हम बार बार कई बार सुनते हैं, आरएसएस की स्थापना कब हुई? तो सिंपल सा है, ये आप लोग ध्यान रखें, ये होती है 1919 में, रोलेट एक्ट, जो एक्ट है उसके साथ साथ ही आरएसएस की स्थापना होती है 1919 में। ओके साथियों, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे भरतपुर प्रजा परिषद के प्रथम अध्यक्ष। भरतपुर प्रजा परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये सवाल फिर डबल स्टार है। आप लोगों ने मेवाड़ प्रजा परिषद, मारवाड़ प्रजा परिषद, लेकिन भरतपुर प्रजा परिषद आपने नहीं सुनी होगी। लेकिन इसका सवाल, ये एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, इसलिए साथियों मैं आपको बता रहा हूँ ये सवाल, और इसका जो राइट आंसर रहने वाला है, इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है मास्टर साहब। मास्टर साहब कौन से? मास्टर आदित्येंद्र जी, मिस्टर आदित्येंद्र जी, आदित्य इंद्र जी, ये ध्यान रख लें। तो साथियों ये आप लोगों में बता दिया कि भरतपुर प्रजा परिषद का प्रथम अध्यक्ष की बात आती है तो मास्टर आदित्य तेंद्र जी है। साथियों ये सवाल आपको क्लियर, उम्मीद है कि क्लियर हो गए होंगे। आपको 5 सवाल थे, लेकिन 20 सवाल मैंने आपको तक बता दिए हैं। साथियों आइए अब इधर से शुरुआत करते हैं। इधर से शुरुआत करेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि आपको नीचे का सवाल नजर आ रहा है, जैसलमेर प्रजामंडल। अच्छा पूरा नहीं दिख रहा है, मैं पूरा पढ़ देता हूँ। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुआ है, कहाँ? बात करेंगे जैसलमेर प्रजामंडल की, थोड़ी सी डीपली बात कर लेंगे जैसलमेर प्रजामंडल। देखिए साथियों, सबसे पहले बात करेंगे जैसलमेर, जैसलमेर प्रजामंडल। जैसलमेर प्रजामंडल जो स्थापना करते हैं, प्रजामंडल क्या था? लोगों का समूह था, ये ध्यान रखिए। तो प्रजामंडल का जो क्या बोलते हैं, नेतृत्व किया है, निर्माण किया है, अध्यक्ष कौन था? तो मीठालाल व्यास। मीठालाल व्यास आप ध्यान रखें, सॉरी मीठालाल व्यास। इतना हो गया, लेकिन सवाल हमसे पूछता है जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब कब हुई, कहाँ हुई, वह किसने की? सवाल यहां से आता है कब हुई, तो कब हुई तो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आप लोगों के लिए बनता है। तो ये बनता है 15 दिसंबर 1945, 15 दिसंबर 1945 को आप लोगों के जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना होती है। कहाँ हुई साथियों ये? तो ये ध्यान रखें, ये साथियों जैसलमेर प्रजामंडल जो स्थापना जिस जगह होती है वो जगह है बीकानेर रियासत। चलो यहाँ से तो सवाल आपको पता लग गया, जैसलमेर की स्थापना बीकानेर से होती है। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना बीकानेर से हुई, लेकिन बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ से हुई? बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई? तो ये अपना ध्यान रखिए, वर्तमान में कोलकाता है, लेकिन प्राचीन टाइम में कलकत्ता में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना होती है 1936। कब? 1936 में। तो इतना ध्यान रखें, जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना बीकानेर में, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में। ऐसे 3 ही प्रजामंडल जिनकी स्थापना अपने क्षेत्र में नहीं हुई, बाहर जाकर हुई, बाकी सबकी अपने अपने क्षेत्र में स्थापना होती है। तो सवाल क्या था, एक बार फिर से क्लियर कर दे, जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 15 दिसंबर 1945। कब हुई? हो गया। कहाँ हुई? तो साथियों बीकानेर में। किसके द्वारा की गई? तो मीठालाल व्यास के द्वारा जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की गई। तो आप लोग समझ गए होंगे ये सवाल भी अच्छे से। नेक्स्ट चलता हूं, नींबू चाणा हत्याकांड के समय अलवर का शासक कौन था? नींबू
नींबू चाना हत्याकांड, जो अलवर जिले का एक गांव था नींबू चाना, जिसमें मैं आपको बता दूं कि साधु सिंह जो थानेदार थे उनके कहने पर एक नरसंहार हुआ और लगभग लगभग 300 व्यक्तियों को मौत के घाट उतार दिया गया, किसानों को। क्या था कारण, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 14 मई 1925 की बात है, जब नींबू चाना के अंदर एक मीटिंग चल रही थी किसानों की कर को लेकर कि इतना कर हम नहीं दे सकते हैं, नहीं देंगे, ऐसे लोग कर रहे थे। और वहां पर जब अलवर से पुलिस आती है और कर्नल सॉरी थानेदार छाजू सिंह के कहने पर गोलियां चला दी जाती है और लगभग 300 लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। गांधी जी ने इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी है। लेकिन साथियों, मैं देखता हूं कि आप लोगों के दिमाग में एक सवाल चलता रहता है कि जलियांवाला हत्याकांड कहलाता है नींबू चाना। नहीं, ये गलत है। जलियांवाला जो हत्याकांड है वो साथियों, जलियांवाला जो हत्याकांड था वो नींबू चाना हत्याकांड को संज्ञा दी गई है गांधी जी के द्वारा, जबकि कहा नहीं जाता। अब इसी में एक सवाल ऐसा है, इसी प्रश्नों में, कि जलियांवाला हत्याकांड, राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड कौन सा है, तो वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो नींबू चाना हत्याकांड के समय अलवर के शासक कौन थे, ये पूछा गया है। तो अलवर के शासक तो उस टाइम थे जयसिंह। क्या नाम था? महाराजा जयसिंह। नींबू चाना हत्याकांड हुआ कब? तो 14 मई 1925 को नींबू चाना हत्याकांड होता है और बहुत से लोगों को उतार दिया जाता है। कर को लेकर ये एक आंदोलन था। हो गया साथियों। अब चलते हैं नेक्स्ट, शेखावाटी के पंचपाणे ठिकाने कौन कौन से? पंचपाणे यानी बड़े ठिकाने थे। शेखावाटी की बात करेंगे, चलो मैं इसको थोड़ा साफ करके थोड़ा समझा ही देता हूँ आपको, पंचपाणे क्या है। हर एक सवाल का एनालिसिस के साथ आपको बताता हूं। तो दोस्तों, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। शेखावाटी के पंचपाणे, पंचपाणे की बात हो रही है तो क्लियर करेंगे कि क्या है पंचपाणे। देखो, शेखावाटी क्षेत्र की मैं बात करूं तो किसान, जाट जाति के किसान ज्यादा थे। सबसे पहले तो बात ध्यान रखें कि शेखावाटी क्षेत्र में जाट जाति के किसान ज्यादा थे, एक बात। दूसरी बात अब मैं क्लियर करूंगा आप लोगों के साथ कि पंचपाणे क्या था। शेखावाटी में टोटल 421 ठिकाने या रियासतें थी। 421 ठिकानों में से पांच ठिकाने अपने आप में बहुत बड़े थे। यानी कि ये पांच जो ठिकाने थे, ये शेखावाटी के पूरे क्षेत्र का 75% हिस्से पर बसे हुए थे। पांच ठिकाने 75% हिस्से पर टिके हुए थे। तो 25% पर बचे 416 ठिकाने। 25% पर बचे 416 ठिकाने जो थे, वो मात्र 25% पर थे और 75 पर 5 ठिकाने। सवाल आपसे पूछा गया शेखावाटी के पंचपाने ठिकाने कौन कौन से हैं। सवाल मैंने इसको बदला है। ये सवाल ये था कि निम्न में से शेखावाटी के पंचपाणों में नहीं है, सवाल ये था। लेकिन मैं आपको पांचों बता देता हूँ, पांचों याद कर लेना, फिर जो नहीं वाला आएगा वो तुम्हें पता रहेगा कौन सा है, तो आंसर लगा दें। ये सवाल मैंने थोड़ा चेंज कर रखा है। कौन कौन से है 5 ठिकाने, तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा। आपने सुना होगा मंडावा, झुंझुनू में है। फिर आपने सुना होगा डूंडलोद, झुंझुनू में है। फिर आपने सुना होगा मलसीसर, झुंझुनू में है। ठीक है साथियों। फिर आपने सुना होगा बिसाऊ। ये सारे झुंझुनू के, अभी वर्तमान में झुंझुनू के ही हैं। मंडावा हो गया, डूंडलोद हो गया, मलसीसर हो गया, बिसाऊ हो गया। 4 हो गए। एक कौन सा रह गया साथियों? तो एक जो रह गया वो हमारा है नवलगढ़। कौन सा है? नवलगढ़। तो ये 5 पंचपाणे 75 शेखावाटी के 75% भाग पर टिके हुए थे और 75% भाग पर ये थे, और बाकी बचे 416, वो कितने भाग पर? 25%, यानी कि उनका तो ना के बराबर ही था। तो अब इन 5 ठिकानों को पंचपाणे के रूप में जाना जाने लगा। शेखावाटी क्षेत्र के 5 ठिकाने हैं, मंडावा, डूंडलोद, बिसाऊ, बलसीसर और नवलगढ़। याद कर लें आप लोग आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। 5 सीधे सीधे से सिंपल सिंपल नाम और 75% ठिकानों पर ये टिके हुए थे। तो दोस्तों, ये सवाल आपका हो गया क्लियर। ये आपका क्लियर उधर मैंने कर दिया है, आप लोग समझ में आ गए। 1890 में बिजोलिया के जागीरदार कौन थे? बात करेंगे, बिजोलिया भीलवाड़ा में पड़ता है और सवाल है कि 1890 में बिजोलिया के जागीरदार कौन थे। तो सवाल आप लोगों के सामने रखा है। 1890 की बात करें तो बिजोलिया जो क्षेत्र था भीलवाड़ा, इसमें परमार शासक राज करते थे। कौन से शासक? परमार डायनेस्टी इधर थी, तो परमार शासक आप लोग ध्यान रख लें कि 1890 में बिजोलिया में परमार शासक राज करते थे। तो ये सवाल बार बार जो एग्जाम में पूछे गए सवाल है वो ही आप लोगों के सामने मैं करवा रहा हूँ। उसके बाद बात करेंगे राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध धाम कौन सा है। राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध धाम, तो देखो प्रसिद्ध धाम की बात करेंगे कि जलियांवाला हत्याकांड किसे कहा गया है, तो मैं सीधा सीधा आंसर आपको लिखूंगा मानगढ़। क्या लिखूंगा?
मानगढ़, मानगढ़ धाम सबसे जलियांवाला बाग। गांधी जी ने नींबू चाणा हत्याकांड को जलियांवाला बाग की संज्ञा दी, जबकि उनको कहा नहीं गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड। जबकि कहीं से सवाल छप जाए कि राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कौन सा है, तो आप लोग बताएंगे मानगढ़ धाम। मानगढ़ धाम पड़ता है साथियों, ये थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, जो मानगढ़ जो धाम है, मानगढ़ धाम आप लोगों का पड़ता है बांसवाड़ा में। मानगढ़ कहाँ पड़ता है? मानगढ़ आप लोगों का पड़ता है बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र का अंतिम अंतिम जिला जो बांसवाड़ा है इसमें है। बात करेंगे कब की बात थी कि मानगढ़ में जब भीलों का एक समूह मीटिंग कर रहा था, भील जनजाति मीटिंग कर रही थी, उस टाइम की अपन बात करने वाले हैं मानगढ़ धाम को लेकर। बात करूंगा 17 नवंबर 17 17 नवंबर 1913, 17 नवंबर 1913 की मैं बात करूंगा कि साथियों 17 नवंबर 1913 को जब भील आपस में मीटिंग कर रहे थे अपने समाज को लेकर, तो साथियों वहां पर जो पुलिस थी, जो प्रशासन था, वहां पर गोलियां चला देता है और लगभग 1500 भीलों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो राजस्थान का सबसे बड़ा नरसंहार यही था, और मैं आपको बता दूं इसे ही राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड कहा जाता है। 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ जो बांसवाड़ा के अंदर स्थित है, यहाँ पर भीलों की एक मीटिंग में गोली बारूद चला दिए गए थे और 1500 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया गया था दोस्तों। तो ये था आपका मानगढ़ धाम, जो राजस्थान के जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध है। नींबू चाणा का ये सवाल यहाँ से बनेगा कि राजस्थान में गांधी जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा किसे दी, तो नींबू चाणा। और राजस्थान में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ है, तो आपका मानगढ़ था। ऐसे ऐसे दो सवाल हैं, दोनों कंफ्यूजन सवाल है, थोड़ा सा ध्यान रखें। उसके बाद बात करेंगे बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित, सॉरी यहाँ से, किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक की बात कर रहा हूं कि बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित किया। बिजोलिया किसान आंदोलन भारत का या राजस्थान का सबसे बड़ा किसान आंदोलन लगभग 45 वर्ष चला, 1896 से 1941। 3 चरण में बिजोलिया किसान आंदोलन चला। द्वितीय चरण में विजय सिंह पथिक इस आंदोलन को संभालते हैं और एक समाचार पत्र का संपादन करते हैं, प्रकाशित करते हैं, जिसका नाम होता है प्रताप। क्या नाम होता है? ओनली प्रताप, आगे पीछे कुछ नहीं, ध्यान रखें, प्रताप। तो प्रताप समाचार पत्र से पूरे भारत में बिजोलिया किसान आंदोलन को चर्चा में ला देते हैं विजय सिंह पथिक। बिजोलिया किसान आंदोलन 45 वर्षों तक चलने वाला राजस्थान का सबसे बड़ा किसान आंदोलन था साथियों। इसके अलावा आपका अंतिम सवाल बचता है, आज आपका अंतिम सवाल बचता है मेवाड़ का वर्तमान शासक नामक पुस्तक। यहां से मैं इसको फिर स्टार्ट कर रहा हूं। मेवाड़ का वर्तमान शासक नामक पुस्तक किसने लिखी? सवाल यहीं से आया है कि मेवाड़ का वर्तमान शासक नामक पुस्तक किसने लिखी। आप लोगों को साथियों मैं आप लोगों को बता दूं कि एक पंछीड़ा गीत था, किसने लिखा था? माणिक्यलाल ने। वैसे ही इस गीत को भी लिखते हैं कौन? माणिक्यलाल वर्मा। पंछेड़ा आपको पता होगा किस आंदोलन से संबंधित और कौन गा रहा था? गाते गाते गोली मार देते हैं अंग्रेज और मौत के घाट उतार देते हैं। ये सवाल आप लोगों के लिए है कि पंछेड़ा गीत की गाते समय किसकी मृत्यु हुई, किसकी हत्या की गई। ये सवाल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बिल्कुल सरल और आसान भाषा में समझाने की कोशिश करी है। उम्मीद है कि आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे दोस्तों किसी अन्य वीडियो में, अन्य सूचना के साथ, अन्य अपडेट के साथ, अन्य कुछ नए करंट के क्वेश्चन जो आप लोगों को आवश्यकता है वो भी आप लोगों के साथ साझा करेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। थैंक यू।